हेलो स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट विद न्यू चैप्टर इन साइंस जहाँ की हम लोग फोर्स, वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आप जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस का नाम बता पाएंगे और एक्सप्लेन कर पाएंगे। आप ये बता पाएंगे कि कब हम ये कह सकते हैं कि वर्क इज बीइंग डन। हम सिंपल मशीन्स को डिफाइन कर पाएंगे। 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स का नाम जानेंगे और उनके एग्जाम्पल्स भी जानेंगे हम। इसके अलावा जो है हम एनर्जी और डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में जानेंगे। तो यानी कि इस चैप्टर में हम लोग कुल मिलाकर बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम फोर्स से। तो बच्चों, जब आप गेम खेलते हैं, लेट्स से आप क्रिकेट खेलते हैं, बॉलर बॉल फेंकता है और आप बैट से हिट करते हैं। जब आप बॉल को हिट करते हैं तो बॉल फिर भागती है, फील्डर जो है वो बॉल को रोकता है, राइट। तो बॉल फेंकने से लेके बॉल को हिट करने से लेके बॉल को रोकने तक सब जगह आपने यूज किया है फोर्स को। ऐसे ही जब आप रबर बैंड को खींच के अपने बालों में लगाते हैं, आपने वहां पर भी क्या किया है, रबर बैंड को स्ट्रेच करने के लिए आपने उसको जो है क्या किया है, पुल किया है ना। ऐसे ही फुटबॉल खेलते वक्त आप जब बॉल को किक करते हैं तो बेसिकली आप बॉल को पुश कर रहे हैं एक डायरेक्शन में, राइट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पुश या पुल करते हैं तो वो क्या कहलाता है, फोर्स। या फिर आप कह सकते हैं कि फोर्स इज बेसिकली अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ओके, अपनी तरफ खींचे या अपने से दूर धकेला, दोनों जो फोर्स, दोनों जो काम हुआ, दोनों एक्ट जो है वो फोर्स का ही एग्जाम्पल है। अब हम फोर्स का यूज कब करते हैं? तो पहला तो यूज हो गया टू मूव एन ऑब्जेक्ट। किसी भी स्थिर चीज को, स्टेशनरी चीज को जब आपको मूव करना होता है तो इसके लिए आपको फोर्स लगाना होता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फुटबॉल को ही आपको मूव करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लास में जो है बेंच या डेस्क को अगर आपको मूव करना है उसके लिए भी आप क्या अप्लाई करिएगा, फोर्स अप्लाई करिएगा, राइट। सो बेसिकली किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करने की जरूरत होगी। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो रुकी हुई चीज है जितनी भारी होगी उसको मूव करने के लिए आपको उतनी ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। नेक्स्ट इज स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉल जो है उससे फील्डर ही है, उसकी तरफ बॉल जा रही है और उसको बॉल को रोकना पड़ता है ना, तो रोकते वक्त उसे बॉल पे क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। या फिर मान लीजिए कि कोई जो है ऑब्जेक्ट आपकी तरफ लुढ़कता हुआ आ रहा है और आपको उसको रोकना है, तो क्या करिएगा, फोर्स का यूज करिएगा। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज करना है तो यहां भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। बॉलर ने बॉल आपके विकेट की तरफ फेंकी और आपको अब उस बॉल को बाउंड्री की तरफ अगर मोड़ना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑफ कोर्स फोर्स का यूज करके आपको बॉल की डायरेक्शन को चेंज करना होगा, है ना। तो इस बॉल के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी आपको क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। और घर में जब कभी मम्मी या पापा रोटी बना रहे होते हैं, आपने देखा होगा ना, वो आटे को हाथ में लेते हैं और फिर उसको एक पर्टिकुलर शेप में गोल गोल घुमा के बनाते हैं ना, और फिर उसे फ्लैट करते हैं, राइट, गोल मटोल। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जहां पर कि आटे का शेप चेंज किया जा रहा है, तो यहां पर भी क्या अप्लाई किया जा रहा है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। बच्चों, एक चीज ध्यान रखिए आप कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पहले वाली अवस्था में ही रहेगा, वो अपने पहले वाले ही स्टेट में रहेगा अगर उस पर कोई फोर्स ना अप्लाई किया जाए। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस पर अगर कोई दूसरा फोर्स ना अप्लाई हो तो वो लगातार मूव करता रहेगा। और कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है अपनी जगह पे तो वो रुका ही रहेगा, स्टेशनरी ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस की, क्योंकि फोर्सेस जो है वो अलग अलग टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात करें हम, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स है। किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनका की मास है उनके बीच में आपको ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ और दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट जो इसके इर्द गिर्द है, दोनों के बीच भी एक फोर्स जो है वो लगातार, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगातार काम करता रहता है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब चूंकि अर्थ का मास जो है, अर्थ बहुत भारी है ना, बहुत भारी भरकम है, तो चूंकि अर्थ का मास जो है वो काफी बड़ा है, ह्यूज है, तो इसलिए ये जो है ज्यादा
तगड़ा जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है और ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच लेता है, राइट। यही वजह है कि जब आप बॉल को हवा में मारते हैं तो बॉल सीधे बाहर 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 नहीं चली जाती है, इवेंचुअली वो बॉल कहाँ आ जाती है, धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। आप भी जब बहुत जोर लगाकर कूदते हैं हवा में तो क्या आप हवा में ही रहते हैं? नहीं, आप कहाँ आ जाते हैं गिर के? जमीन पे, राइट। ऐसा क्यों होता है? दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पर रहेगा? तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके मास हैं उनके बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। तो क्या अर्थ आपके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है? नहीं, आप भी अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। जो बॉल आपने हवा में उछाली है वो बॉल भी अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, लेकिन चूंकि अर्थ का साइज इतना बड़ा है कि बेचारे बॉल का जो है, अर्थ का मास इतना बड़ा है कि बेचारे बॉल के मास की या उसके ग्रेविटेशनल पुल की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती और वो धड़ाम से कहां गिरता है? अर्थ पे गिरता है, राइट। तो चलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने समझ लिया। तो कोई भी चीज जमीन पर क्यों गिरती है, किस फोर्स की वजह से गिरती है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और ध्यान रखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अपनी तरफ खींचती है, ये धकेलती नहीं है। अब इसके बाद आपने देखा होगा कि अगर आप साइकिल का पैडल मारना छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद आपकी साइकिल स्लो होने लगती है या रुक जाती है। बॉल ही को जब आप मारते हैं तो क्या बॉल लगातार चलती जाती है या बॉल धीरे धीरे रुक जाती है? रुक जाती है ना। तो बेसिकली जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करते वक्त किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है, या कह सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है तो वहां पर एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के अगेंस्ट काम करता है। तो जब जैसे ही आपने जमीन के सहारे बॉल को मारा ना, तो बॉल जब ग्राउंड पे लुढ़कते हुए जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ऑलरेडी उस बॉल के मोशन को रोकने की कोशिश कर रही है। समझ गए? साइकिल जब आप जैसे ही आपने साइकिल में पैडल मारना छोड़ा तो आपको पहिया तो घूम रहा है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो लगातार क्या कर रहा है? वो आपके पहिए के मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है। समझ गए? तो इस तरह से जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के कांटेक्ट में होता है तो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो उस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को रोकने का काम करता है, उसको रेजिस्ट करने का काम करता है। अब अगला देखिए कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं और जब आप जोरदार शॉट मारते हैं तो शॉट मारते वक्त आपको अपने हाथ को मूव करना पड़ता है, बॉडी को मूव करना पड़ता है। तो यहां पर जो है आप अपने मसल्स का यूज कर रहे हैं, यानी कि यहां पर फोर्स जो है वो कहां से जनरेट हो रहा है? आपके मसल्स से जनरेट हो रहा है। तो जब फोर्स आपके मसल्स से जनरेट होता है तब इसे कहते हैं मस्कुलर फोर्स। ओके, तो मस्कुलर फोर्स क्या हुआ? तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी। अब मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो इससे तो मैग्नेट से तो आप लोग काफी खेले होंगे, है ना। आप सबने जो है आयरन ऑब्जेक्ट्स के साथ मैग्नेट को चिपकाने की कोशिश की होगी ना, राइट। तो मैग्नेट के साथ आयरन क्यों चिपकता है? तो मैग्नेट के साथ आयरन चिपकता है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो फोर्स हुआ जो कि जिसकी वजह से क्या होता है? तो आयरन के बने हुए जो ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स होते हैं वो मैग्नेट की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, मैग्नेट की तरफ चिपकने के लिए चले जाते हैं। अब इसके बाद देखिए, जब भी कभी आप रबर बैंड को खींचिएगा अपनी तरफ तो आपको जान लगानी पड़ती है ना, मेहनत करनी पड़ती है, फोर्स लगाना पड़ता है ना। लेकिन जैसे ही आप उस रबर बैंड को खींच छोड़िएगा, रबर बैंड चटाक से जाएगी और आपके उंगलियों में टकरा जाएगी, है ना। तो यहां पर क्या होता है? तो यहां पर भी एक इलास्टिक फोर्स काम कर रहा है। इलास्टिक फोर्स बेसिकली क्या करता है? तो इलास्टिक फोर्स सर्टेन मटेरियल्स को अपने ओरिजिनल शेप में आने के लिए जो है फैसिलिटेट करता है। ओके, तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको कि अगर आप खींचिएगा या दबाइएगा तो वो फिर से वापस अपने पुराने वाले स्टेट में आ जाता है। तो ये जो है होता है इलास्टिक फोर्स की वजह से। आप रबर बैंड को खींच लीजिए जोर से और छोड़िएगा तो फिर से रबर बैंड कहां पहुंच जाता है? पुराने वाले स्टेट में पहुंच गया। क्यों हुआ ऐसा? इलास्टिक फोर्स की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही जब आप रबर का बॉल लेके उसको दबा दीजिएगा तो बॉल पिचक जाएगी, लेकिन जैसे ही उसको आप छोड़ते हैं बॉल फिर से अपने पुरानी शेप में आ जाता है। क्यों हुआ ऐसा?
इलास्टिक फोर्स की वजह से। तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने जो है डिफरेंट फोर्सेज के बारे में पढ़ा, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा, जहां पर हमने ये देखा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनका मास है वो एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, और यही जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जितने भी अर्थ के आसपास की चीजें हैं वो कहाँ गिरती हैं, अर्थ की तरफ गिरती हैं। फिर जो है हम लोगों ने फ्रिक्शनल फोर्स को देखा कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो वहां पर ये फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होता है जो कि उस मूवमेंट को रोकने की कोशिश करता है। मस्कुलर फोर्स, जहां पर हम अपने मसल्स का यूज करके फोर्स लगाते हैं, राइट। फिर जो है मैग्नेटिक फोर्स, जहां पर मैग्नेट जो है वो आयरन के बने मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और इलास्टिक फोर्स ये कुछ मटेरियल्स में होता है जहां पर कि ये मटेरियल्स को अगर आप स्क्वीज करें यानी कि दबाएं या फिर इन्हें स्ट्रेच करें यानी कि फैलाएं, दोनों कंडीशन में ये वापस अपने पुरानी कंडीशन में जाता है, और ऐसा वो करता है इलास्टिक फोर्स की वजह से, राइट। ओके, तो आई होप आप लोगों ने फोर्स के बारे में बेसिक जानकारी जो है वो हासिल कर ली हो, और आप इन क्वेश्चंस का आंसर करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करिएगा। अगले लेसन में हम लोग वर्क के बारे में चर्चा करेंगे और फिर मशीन्स तक मूव करेंगे। ओके, बाय बाय।